हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल जी के जी एस आर एग्जाम जी के जी एस में। तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉप 50 प्रश्न जो हर साल ग्रुप डी में आते हैं। हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप हमारे साथ मिलके क्लास का फुल लाभ लो। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न, जो ये रहा आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर 1, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भास्कर, ऑप्शन नंबर बी इनसैट A1A, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी रोहिणी। तो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। आज उसके एक्स्ट्रा तथ्य को भी जानते और समझते हैं। इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस की मदद से लॉन्च किया गया था। इसका नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। जो भारत का पहला उपग्रह था उसे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम से रखा गया था, आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, ऑप्शन बी आपातकालीन प्रावधान, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी संसदीय विशेषाधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देना। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 2 के लिए। चलो इसके अतिरिक्त तथ्य को देखते हैं। यह अनुच्छेद 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, सी एशिया, डी उत्तर अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। और देखते हैं इसके अतिरिक्त तथ्य। एशिया का क्षेत्रफल 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसमें दुनिया की 60% से अधिक जनसंख्या रहती है। एशिया महाद्वीप में 60% से भी अधिक जनसंख्या रहती है पूरे विश्व की। प्रश्न नंबर 4, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसके अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। प्रश्न संख्या 5, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया, फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इसके अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं। इसे 22 जुलाई 1947 को बनाया गया था। इसमें 3 रंग, एक केसरिया, सफ़ेद, हरा और अशोक चक्र होता है। तो हमारे भारतीय ध्वज का डिजाइन जो बनाया था वो बनाए थे हमारे पिंगली वेंकैया। प्रश्न संख्या 6, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? जो ओजोन की परत है वो पृथ्वी को किससे बचाती है? सौर वायु, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें। तो ओजोन परत हमें बचाती है पराबैंगनी किरणों से। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ओजोन की जो परत है ना वो समताप मंडल में स्थित है। ओजोन को नष्ट करने वाली गैसों में CFC
क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रमुख है जो ओजोन परत को नष्ट कर रही है। वो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी की वजह से ओजोन परत नष्ट हो रही है। प्रश्न संख्या 7, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, और ये CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, O2 ऑक्सीजन, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इसके लिए H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके पानी का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। यह पृथ्वी की सतह का 71% भाग कवर करता है। यह पृथ्वी की सतह का जो है 71% भाग कवर करता है। प्रश्न संख्या 8, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेपिज, ऑप्शन सी रेडियस, ऑप्शन डी ह्यूमरस। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो स्टेपिज होती है जो हमारे कानों में पाई जाती है। और सबसे छोटा मांस भी हमारे कानों में पाया जाता है, स्टेपिड मांस, स्टेपिस इसे बोलते हैं। स्टेपिज ये हड्डी है वो स्टेपिड मसल के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त यह मध्य कान में स्थित होती है। जो कान है उसके बीचों बीच स्थित होती है। इसकी लंबाई लगभग 3 mm होती है, 3 मिलीमीटर होती है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है स्टेपिज जो हमारे कानों में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन 9, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति होता है ना वो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी वो भारत का प्रथम व्यक्ति माना जाता है। ये सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो सबसे शुरू में राष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। प्रश्न संख्या 10, पहला ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो जो पहला ओलंपिक खेल था वो कब और कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए 1896 एथेंस, ऑप्शन बी 1900 में पेरिस, ऑप्शन सी 1924 में एम्स्टर्डम 1924 में, और 1936 में बर्लिन। तो भारत का पहला ओलंपिक खेला गया था एथेंस में 1896 में। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1896 एथेंस में। इसके अतिरिक्त यह ग्रीस के एथेंस शहर में आयोजित हुआ था। तो पियरे कुबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 11, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद दिल्ली, मस्जिद अल हरम मक्का, अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम, ऑप्शन डी हम्मायन मस्जिद दमिश्क हो जाएगा मस्जिद अल हसन मक्का। ऑप्शन नंबर 20 प्रिंस के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मस्जिद अल हरम मक्का। इसके अतिरिक्त इसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ स्थित काबा की परिक्रमा हज और उम्रा का हिस्सा है। प्रश्न संख्या 12, कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने कंप्यूटर की स्थापना की, उसको बनाया। उन्होंने डिफरेंस इंजन नामक कंप्यूटर का प्रारूप तैयार किया था।
उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त तथ्य देखते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य घटक है जो सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह सभी गणनाएं और निर्णय लेता है। सीपीयू जो होता है ये सभी गणनाएं और जो होता है निर्णय ये सीपीयू ही लेता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 1950। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। अतिरिक्त तथ्य, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाना था। 2015 में इसे नीति आयोग या NITI आयोग से प्रतिस्थापित किया गया। 2015 में इसे नीति आयोग या NITI आयोग से प्रतिस्थापित किया गया। और भारत का जो योजना आयोग था वो 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 15, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौता था? पंचशील का जो सिद्धांत था वो किन दो देशों के बीच समझौता था? तो ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और नेपाल, ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और चीन। जो पंचशील सिद्धांत था ये भारत और चीन के बीच समझौता था। अतिरिक्त तथ्य, पंचशील सिद्धांत 1954 में भारत और चीन के बीच शांति और सहयोग के लिए समझौता था कि दोनों देशों में शांति रहेगी और एक दूसरे को सहयोग करेंगे। संख्या 16, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो जो गीत गोविंद के लेखक थे वो ऑप्शन बी जयदेव थे। जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत काव्य है। यह भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन करती है। ये भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन करती है। तो गीता गोविंद के लेखक हैं जयदेव। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 17, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी है? साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए राचेल कार्सन, ऑप्शन बी जेन गुडाल, ऑप्शन सी एल्डो लियोपोल्ड, ऑप्शन डी डेविड एटनबरो। तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक ये थे राचेल कार्सन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं। साइलेंट स्प्रिंग 1962 में प्रकाशित हुई थी और यह पर्यावरण संरक्षण आंदोलन की प्रेरणा बनी। जो ये साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक थी ये 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह पर्यावरण संरक्षण आंदोलन की प्रेरणा बनी। प्रश्न संख्या 18, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी सिनेमा, ऑप्शन डी खेल। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है।
यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और यह भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के के नाम पर है। जो सिनेमा के पितामह थे दादा साहब फाल्के, उनके नाम पे ये पुरस्कार का नाम पड़ा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और इसे सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 19, सत्यमेव जयते वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते वाक्यांश है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी भगवत गीता, ऑप्शन तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द को उपनिषद से लिया गया है। इसके अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद, जो मुंडक उपनिषद है उसी से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है और यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित है। सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसके नीचे जस्ट नीचे अंकित है सत्यमेव जयते, और ये उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद कौन सा है? उपनिषद है मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। प्रश्न संख्या 20, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, जॉन मिशेल। तो ब्लैक होल का सिद्धांत हमें जो प्रस्तुत किया था वो थे जॉन मिशेल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा, जॉन मिशेल। इसके अतिरिक्त देखते हैं। 1783 ईस्वी में जॉन मिशेल ने सबसे पहले ब्लैक होल की अवधारणा प्रस्तुत की थी। 1783 में जॉन मिशेल ने सबसे पहले ब्लैक होल की अवधारणा प्रस्तुत की थी। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत और स्टीफन हॉकिंग के कार्यों ने इसे और विकसित किया। बाद में जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत और स्टीफन हॉकिंग के कार्यों ने इसे और विकसित किया। प्रश्न संख्या 21, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 2 फरवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश्य ये है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 ईस्वी में और यह विश्व भर में मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। हमारा 22 अप्रैल को इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। हम इन क्वेश्चनों को पहले सर्च करते हैं, सर्च करके इकट्ठा करते हैं। इसकी पहले बनाते हैं नोटबुक, फिर उसकी बनाते हैं PDF, फिर जाके एडिट करते हैं, फिर आपके लिए लेके आते हैं। इसलिए दोस्त, आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक और हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें। और हम हमेशा ही प्रयास करते हैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 1,50,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 1,86,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड।
तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही जवाब हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब इसके रोचक तथ्यों को जानते हैं। तो जो है मतलब कि प्रकाश की गति लगभग 29 करोड़ 97,92,458 मीटर प्रति सेकंड होती है। जब प्रकाश कांच या पानी से गुजरता है तो इसकी गति कम हो जाती है। सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला कोई भी कण प्रकाश से तेज नहीं हो सकता। कोई भी कण कितना भी तेज होगा लेकिन वो प्रकाश की गति से तेज नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न संख्या 23, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी कॉलर बोन। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो जांघ की हड्डी होती है। इसके रोचक तत्व तो देख लेते हैं। यह हड्डी शरीर की सबसे मजबूत और लंबी हड्डी होती है। फीमर शरीर का लगभग 27% वजन सहन कर सकती है। 27% वजन सहन कर सकती है। यह लगभग 45 सेंटीमीटर या 18 इंच तक लंबी हो सकती है। जो फीमर हड्डी है यह लगभग 45 सेंटीमीटर यानी कि 18 इंच तक लंबी होती है। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24, कौन सा अम्ल पेट में भोजन पचाने में मदद करता है? तो कौन सा अम्ल है जो पेट के भोजन पचाने में मदद करता है? तो ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। तो जो भोजन को पचाने का कार्य करता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। अब इसके रोचक तत्व को देखते हैं। पेट में पाया जाने वाला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही शक्तिशाली अम्ल होता है। यह भोजन को तोड़ने और बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। अगर इसका स्तर असंतुलित हो जाए तो एसिडिक और अल्सर जैसी समस्या हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 26, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए कैसीन, ऑप्शन बी ग्लूटेन, ऑप्शन सी एल्बुमिन, ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए कैसीन इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है कैसीन प्रोटीन। इसके रोचक तथ्य देख लेते हैं। दूध का मुख्य प्रोटीन कैसीन होता है जो दूध को सफ़ेद रंग देता है। जो इसमें प्रोटीन होता है ना कैसीन, ये दूध को सफ़ेद रंग प्रदान करता है। दूध में लगभग 80% कैसीन और 20% वे प्रोटीन होता है। यह हड्डियां और मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। जो ये प्रोटीन होता है कैसीन प्रोटीन है, ये मांसपेशियों और हड्डियों को विकास में मदद करता है। प्रश्न संख्या 27, किस धातु को पानी में डालने से आग लग जाती है? तो किस धातु को पानी में डालने से आग लग जाती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। सोडियम को पानी में डालने से उसमें आग लग जाती है। इसके रोचक तत्व सोडियम पानी के संपर्क में आते ही तीव्र प्रतिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है जिससे आग लग सकती है। इसलिए इसे कैरोसिन तेल में रखा जाता है। जो सोडियम होता है इसको कैरोसिन तेल में रखा जाता है ताकि यह हवा या नमी के संपर्क में ना आए। यदि सोडियम क्लोराइड हवा या नमी में आएगा, ये किसी कि जल में डाल दिया जाएगा तो उसमें आग लग जाती है। प्रश्न 28, शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है? जो हमारे शरीर का खून होता है वो लाल कलर का क्यों होता है? ऑप्शन ए क्योंकि इसमें तांबा होता है, क्योंकि इस हीमोग्लोबिन होता है, या तो इसमें तांबा होता है, या तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है, या सल्फर होता है, या सोडियम होता है।
जो खून का रंग लाल होता है इसका रीजन है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। इसके रोचक तत्व तो देखते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन लौह तत्व होता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन में आयरन मतलब कि लोहे के तत्व होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर लाल रंग देते हैं। कुछ जानवरों जैसे ऑक्टोपस और केकड़े का खून नीला होता है क्योंकि उनमें कॉपर होती है। ऑक्टोपस और केकड़े में कॉपर की मात्रा होती है जिसके कारण उनका जो है ब्लड ब्लू कलर का होता है। प्रश्न 29 सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। रोचक तत्व हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है और यह ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस भी है। हाइड्रोजन जो है ना ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। इसे आमतौर पर रॉकेट ईंधन में भी उपयोग किया जाता है। जो रॉकेट हैं हमारे उड़ाकू विमान, उड़ने वाले विमान जैसे रॉकेट वगैरह हो गया या तो मिसाइल हो गया, तो उसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। प्रश्न 30 कौन सा ग्रह सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो शुक्र को ऑप्शन नंबर बी सुबह का तारा और शाम का तारा सुबह का तारा और शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। रोचक तत्व देखते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह है। जो शुक्र ग्रह ना ये सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह होता है। इसका वातावरण 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है जिससे यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि दुनिया का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, पूरे ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो भी शुक्र ही ग्रह होगा। और सुबह का तारा और शाम का तारा मतलब जिसे बोलते हैं वो भी शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं। प्रश्न नंबर 31 मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ये आज का सबसे सरल सबसे इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। जिसके रोचक तत्व देख लेते हैं। जन्म के समय मानव शरीर में 300 से अधिक हड्डियां होती हैं, लेकिन बड़े होने पर कुछ आपस में जुड़ जाती हैं जिससे 206 हड्डियां रह जाती हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो हमारे कानों में पाई जाती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो हमारे टांगों में पाई जाती है, जांघों में पाई जाती है। और हमारे फीमर हड्डी के नीचे होती है टीबिया हड्डी जो हमारे घुटने से लेके नीचे एड़ी पैर तक के हड्डी होती है, उसे बोलते हैं टीबिया हड्डी। प्रश्न संख्या 32 भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब होगी? भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब होगी? ऑप्शन ए 2024, बी 2026, सी 2027, ऑप्शन डी 2025। तो भारत की पहली जनगणना होनी है वो 2025। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं। यह पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए पूरी होगी। जो ये डिजिटल जनगणना होगी ये पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए पूरी होगी। प्रश्न संख्या 33 G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो यह भारत देश में आयोजित हुई है। अतिरिक्त तथ्य भारत ने पहली बार G20 की मेजबानी की और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। प्रश्न संख्या 34 भारत में पहली बार कौन सा राज्य 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला बना?
तो भारत में पहली बार ऐसा कौन सा राज्य जो 100% सौर ऊर्जा से चलता है, तो वो है गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है भारत का जो 100% सौर ऊर्जा से चलता है। अतिरिक्त तत्व, गोवा 2023 में ही पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला राज्य बना। 2023 में ही पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला राज्य बना गोवा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कब लैंडिंग की? तो चंद्रयान 3 जो था वो चंद्रमा पर कब लैंड किया? वो 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान ने चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। अतिरिक्त देख लेते हैं, भारत विश्व का पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। हमारा प्यारा भारत देश पहली बार पूरे विश्व में सबसे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। प्रश्न संख्या 36 2024 में भारत का कौन सा राष्ट्र 100% इलेक्ट्रिक वाहन वाला बनने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो हमारा दिल्ली राज्य पूरी तरह से अपने आप को इलेक्ट्रिक वाहन प्राप्त करना चाहता है पूरे दिल्ली के अंदर। इसके अतिरिक्त तक देख लेते हैं, दिल्ली सरकार 2024 तक सभी सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक करने की योजना बना रही है। पहले मतलब कि ये तो कंप्लीट हो गया, अब 100% पूरी तरह से जो इलेक्ट्रिक राज्य है वो दिल्ली को ही माना जाता है। प्रश्न संख्या 37 2024 में लोकसभा चुनाव में कितने सीटें होंगी? ऑप्शन ए 542, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन डी 550, ऑप्शन डी 560। इसका सही उत्तर हो जाएगा 543। जो 2024 में इलेक्शन हुए हैं उसमें लोकसभा की 543 सीटें थी। भारत में कुल 543 लोकसभा सीटें हैं इसके अतिरिक्त तत्व में। प्रश्न संख्या 38 2024 में किस राज्य ने पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी? 2024 में किस राज्य में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी? तो ये चलेगी गुजरात में। जो हाइड्रोजन ट्रेन चलनी है तो ये सर्वप्रथम गुजरात राज्य में चलेगी। अतिरिक्त भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2024 में गुजरात में शुरू होगी, मतलब शुरू हो चुकी है अब। प्रश्न संख्या 40 भारत में सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है? ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन बी बुद्धा स्टैचू, ऑप्शन सी शिवाजी स्मारक, ऑप्शन डी थिरुवल्लुवर स्टैचू। तो इसमें सबसे ऊंची स्टैचू है ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसके अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं, यह 1882 मीटर ऊंचा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 1882 मीटर ऊंचा है और गुजरात में स्थित है। प्रश्न 40 2024 में सबसे बड़ा अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो 2024 में सबसे बड़ा अंतरिक्ष मिशन है गगनयान। तो 2024 में का जो सबसे बड़ा अंतरिक्ष मिशन था वो गगनयान था। अतिरिक्त यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो 2024 में लॉन्च होगा, मतलब लॉन्च हो चुका है ये अब। प्रश्न संख्या 41 2024 में भारत की सबसे बड़ी रेलवे परियोजना कौन सी है? 2024 में जो भारत की सबसे बड़ी रेलवे परियोजना थी वो कौन सी थी? वो थी मुंबई से लेके अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना। ऑप्शन नंबर ए मुंबई से लेके अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना रेलवे की सबसे बड़ी रेलवे योजना थी। अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं, यह 2026 तक
पूरी होने की उम्मीद है। इसे 2026 तक पूरा होने की उम्मीद पाई जा रही है। प्रश्न संख्या 42, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यह राज्य में स्थित है। अतिरिक्त तथ्य देख लेते हैं। भदला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, सिर्फ भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो राजस्थान में स्थित है। इसका नाम है भदला सोलर पार्क। आप प्रश्न संख्या 43, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने? हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी अरुण गोयल, ऑप्शन सी सुशील चंद्रा, ऑप्शन डी अनूप चंद्र पांडे। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण गोयल। अरुण गोयल जो है भारत के नए चुनाव आयुक्त बने। अतिरिक्त वे 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, जो 2023 में वे मुख्य चुनाव आयुक्त बने हुए थे। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्रमा मिशन पर समझौता किया? ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी जापान। तो भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया था चंद्रमा मिशन बनाने के लिए। अतिरिक्त नासा और इसरो 2024 में एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया था, 2024 में ही लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदरबन। सुंदरबन जो है वहाँ पे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अतिरिक्त यह बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 46, 2024 में सबसे महंगा स्टॉक कौन सा था? जो नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए सबसे अहम क्वेश्चन, 2024 में सबसे महंगा स्टॉक कौन सा था? ए रिलायंस, बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सी एमआरएफ, डी अदानी एंटरप्राइज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एमआरएफ। अतिरिक्त एमआरएफ का एक शेयर जो है 1 लाख रुपए से अधिक का है। ये ध्यान दो कितना बड़ा। 47, प्रश्न संख्या 47, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 मीटर है। प्रश्न संख्या 48, 2024 में जारी सबसे नया 2000 रुपये का नोट किस रंग का होगा? इस रंग का तो कोई मतलब 2000 का तो कोई मतलब नोटा ना बना 2024 में, वैसे मतलब कि बंद किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर कोई नया नोट नहीं आया, ना ही सेट हुआ। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट बंद कर दिए हैं। अतिरिक्त में आपको एग्जाम में बहुत ही अश्लील तरह से फंसाने का प्रयास किया जाएगा, कृपया उसमें फंसना नहीं। पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आपके डाल दे, इसलिए उस पर खास ध्यान दे कि पूरा पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद उसका मतलब कि आंसर देना। ये नहीं कि थोड़ा सा मतलब कि ये तो तुमने देख लिया 2024 में जारी मतलब 2000 नोट मतलब कि किस रंग का होगा, पेल दिए कुछ अपने मन से। तो ये सब नहीं करना, थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर में क्या देना है। तो आओ प्रश्न संख्या 49 पे, 2024 का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? 2024 का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इसमें तो दिया है एलन मस्क, लेकिन मुझे नहीं लगता यार कि एलन मस्क है। लेकिन इसमें अंबानी जी का भी नाम नहीं दिया, लेकिन शायद इतने 4 मतलब कि ऑप्शंस में ये सबसे अमीर आदमी होगा। नहीं तो अंबानी का एलन मस्क दिया हुआ आंसर में, शायद एलन मस्क ही होंगे। उनकी कुल संपत्ति बताई जा रही है 225 बिलियन डॉलर, 250 बिलियन, मिलियन के बाद फिर बिलियन, सोचो कितनी बड़ी रकम है ये, बहुत बड़ी। प्रश्न संख्या 50, भारत की सबसे महंगी कार कौन सी है? भारत की सबसे महंगी कार है बुगाटी चिरोन। बुगाटी चिरोन भारत की सबसे महंगी गाड़ी है।
इसकी कीमत है 25 करोड़ रुपए से अधिक। जो बुगाटी चिरोन है ना, इसकी कीमत 25 करोड़ से अधिक बताई जाती है। तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। इस सेशन के पूरे कंप्लीट 50 क्वेश्चन बहुत ही सर्च करने के बाद ये क्वेश्चन ढूंढ के मिले हैं दोस्तों। हमें एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। हम पहले क्वेश्चंस को ढूंढते हैं, गूगल में है और मतलब कि बुक्स में, हर जगह से इकट्ठे करते हैं। उसके बाद उसकी बनाते हैं PDF। फिर PDF बनाने के बाद आपके लिए रिकॉर्डिंग करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करने की कृपा बनाए रखें। यदि आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे बहुत जल्द भेंट करेंगे। 2 दिनों के बाद फिर से हमारा न्यू वीडियो अपलोड होगा हमारे इसी चैनल ऑल एग्जाम GK GS में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।